अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे टेट एंड डीएससी के हर पर्चे में एजुकेशनल साइकोलॉजी रहता है। टेट में 30 मार्क्स को रहता है और उसी तरह डीएससी में 10 मार्क्स को रहता है, यानी 20 क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हम क्या जानने वाले हैं इसको आगे जानेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है 4 असबाक यानी 4 यूनिट्स रहते हैं इसमें, जैसा कि बच्चों की नशोनुमा, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, और इसी तरह इनफरादी तफरुकात, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इक्तिसाब, लर्निंग एंड शख्सियत, पर्सनालिटी। ये 4 जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी में मौजूद हैं। तो हम इस क्लास में किस यूनिट को जानने जा रहे हैं कि हम जो है बच्चों की नशोनुमा यानी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रही बात कि बालिदगी। बालिदगी क्या होती है? माँ के रहम में फलने फूलने वाले नुत्फे से लेकर एक मुकम्मल इंसान बनने के अमल को हम क्या कहते हैं? इंसानी नशोनुमा या बालिदगी या इंसानी इर्तिखा कहते हैं, यानी इसको अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं। माँ के रहम से फलने फूलने वाले नुत्फे से लेकर एक मुकम्मल इंसान बनने के अमल को हम क्या कहते हैं? बालिदगी कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ये जो है इसके बारे में मजीद हम इस क्लास में जानेंगे, तो क्लास आखिर तक देखिए, बिना कंफ्यूजन के हम आगे बढ़ेंगे। तो रहा कि नशोनुमा, एक रहा बालिदगी और दूसरा रहा नशोनुमा। नशोनुमा क्या होता है? बच्चा अपने पैदाइश से ही दूसरों पर मुनहसिर होता है, ये सबको पता है। अपने शीरख्वारगी के दौर से हर रोज नए रंग में तब्दील होते हुए एक अरसे बाद अज खुद और आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाता है। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो हर किसी चीज़ पर यानी हर शख्स पर डिपेंडेंट होता है। तो ऐसे ही चलते चलते ज़िंदगी गुजरती रही तो बच्चा अज खुद अपना काम करने के काबिल हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? नशोनुमा कहते हैं। उन्हीं तब्दीलियों को हम नशोनुमा कहते हैं। ओके, डेवलपमेंट कहते हैं इसको, अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर इसके चंद डेफिनेशंस हैं, जैसा कि चंद माहिरीन नफ्सियात ने बताया है। एंडरसन के मुताबिक क्या है? नशोनुमा से मुराद जिस्मानी साख्त और जिस्मानी आज़ा के माबैन अफ़आल में तवाज़ुन कायम करने वाला एक मुश्किल अमल जो है नशोनुमा कहलाता है। यानी बॉडी स्ट्रक्चर एंड जिस्मानी आज़ा यानी बॉडी पार्ट्स, दोनों के माबैन अफ़आल यानी जो भी काम है, फंक्शंस हैं, उनमें तवाज़ुन यानी बैलेंस कायम करना ही नशोनुमा कहलाता है। ओके, तो क्राइग के मुताबिक क्या है? हयाती और माहौलियाती असरात से किसी जानदार की सोचो फिक्र, ख्यालात, जज्बात, एहसासात और किरदार में वाक़ा होने वाली तब्दीली को नशोनुमा कहते हैं। यानी हयाती यानी यहाँ पर जो जेनेटिक यानी हेरिडिटी, विरासत से आती है, इसके बारे में हम मजीद जानेंगे आगे। हयाती और माहौलियाती असरात, इन्वायरमेंटल एफेक्शंस जो है इफेक्ट्स से किसी जानदार में, यानी जो भी चीज़ है, जो भी चाहे शख्स हो या जानवर हो, किसमें भी हो जिसमें जान है, उसके अंदर की सोच व फिक्र यानी थॉट्स यानी थिंकिंग एंड ख्यालात, थॉट्स, जज्बात, इमोशंस, एहसासात, फीलिंग्स एंड किरदार यानी बिहेवियर में वाक़ा होने वाली तब्दीली को ही नशोनुमा कहते हैं। ओके, ये रहे नशोनुमा के मुताल्लिक़ डेफिनेशंस माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक। तो हम आगे बढ़ के देखते हैं बालिदगी और नशोनुमा में क्या फ़र्क होता है। कि बालिदगी क्या है? जिस्मानी या मिक़दारी तब्दीलियां पाई जाती हैं, उसको बालिदगी कहा जाता है। जैसा कि एक शख्स है जिसका वजन हमको देखते ही मालूम होता है, ऊंचाई लंबाई देखते ही मालूम होती है, यानी फिजिकली जो भी तब्दीलियां, चेंजेस आते हैं, उसको बालिदगी कहते हैं, फिजिकली देखने में। ओके, तो तब्दीलियों की पैमाइश की जा सकती है
बालिदगी में तब्दीलियों की पैमाइश की जा सकती है और नशोनुमा का एक हिस्सा होता है। यानी नशोनुमा एक मुसलसल चलने वाला अमल है जिसमें बालिदगी जो है एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। ओके, उम्र के एक मरहले पर रुक जाता है। जैसा कि बालिदगी जिंदगी भर चलती नहीं रहती, अगर चलती रही तो बच्चा छोटा जब से बड़ा होता है तो उसकी जिंदगी यानी बूढ़ा होने तक आसमान को छू जाएगा वो इसकी खद उस तरह बढ़ जाएगा। यानी बालिदगी जो है एक अरसे बाद यानी एक उम्र के एक मरहले पर रुक जाती है। और इसी तरह इसमें सिर्फ जिस्मानी तब्दीलियों को शुमार किया जाता है। बालिदगी में क्या है, यानी ग्रोथ में क्या है, सिर्फ फिजिकल चेंजेस को ही, जिस्मानी तब्दीलियों को ही शुमार किया जाता। जबकि नशोनुमा क्या है, नशोनुमा जो है मियारी तब्दीलियां और उनके जरिए अंजाम पाने वाले अफ़आल पाई जाती हैं। नशोनुमा में क्या पाए जाते हैं, ये नशोनुमा है, ओके, मियारी तब्दीलियां एंड उनके जरिए अंजाम पाने वाले अफ़आल पाई जाते हैं नशोनुमा में। ओके, मसलन 6 माह का शीरख्वार बच्चा जो चल नहीं सकता, यानी 6 मंथ्स का बच्चा जो है चल नहीं सकता, 1 साल के बाद उसके पैरों के उजलात नमो पाते हैं, यानी मेच्योर होते हैं, एंड वो बच्चा आहिस्ता चलने लगता है। जब 6 माह का बच्चा चल नहीं सकता तो चलते हुए 1 साल बाद, यानी गुजर 1 साल गुजरने के बाद बच्चा चलने के काबिल हो जाता है। ये क्या कहलाता है, बीच में जो अमल चला है उसको नशोनुमा कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, तो ये मजमूई तौर पर होने वाला अमल है। नशोनुमा क्या है, मजमूई तौर पर होने वाला अमल है, ना सिर्फ एक ही चीज पर नहीं होता बल्कि मजमूई तौर पर होता है, यानी हर चीज में होता है। इसकी पैमाइश के लिए मुख्तलिफ किस्म के जांच, एवेल्युएशंस, आलात, टूल्स एंड तरीक़ेकार यानी मेथड्स इस्तेमाल करना होता है। जैसा कि बालिदगी की पैमाइश की जा सकती है, यानी देखते ही पता चल जाता है, वैसा नशोनुमा पता नहीं चलता। इसको जांचने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के टूल्स एंड मेथड्स, टेक्निक्स यूज करना पड़ता है। इसका दायरा बहुत वसी होता है और बालिदगी भी इसका एक हिस्सा होती है। ओके, ये मुसलसल जारी रहने वाला अमल होता है चूंकि ये अफ़आल पर मबनी होता है। यानी नशोनुमा नशोनुमा हम आसानी से समझना चाहें तो फंक्शंस, यानी इंसान जानदार के जरिए अंजाम पाने वाले फंक्शंस जो हैं वो नशोनुमा में शुमार हो जाते हैं, इसलिए ये मुसलसल जारी रहने वाला अमल होता है। इसमें जिस्मानी, समाजी, अखलाकी वगैरह तब्दीलियों को शुमार किया जाता है। जैसा कि बालिदगी में सिर्फ जिस्मानी तब्दीलियों को शुमार किया जाता है, जबकि नशोनुमा में जिस्मानी, समाजी, अखलाकी, ज़हनी तब्दीलियों को भी शुमार किया जाता है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बालिदगी और नशोनुमा हो गया, तो फिर और एक रहा पुख्तगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुख्तगी, पुख्तगी क्या है, किसी फर्द में पाई जाने वाली पैदाइशी सलाहियतों का उम्र के साथ बतदरीज नशोनुमा पाने को क्या कहते हैं, पुख्तगी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में मैच्योरिटी कहते हैं। यानी एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके अंदर कुछ सलाहियतें पाई जाती हैं। जब उसका उम्र बढ़ता है, यानी उसका उम्र बढ़ता है, गुजरता है, तो उसके पैदाइशी सलाहियतें जो हैं उम्र के साथ साथ नशोनुमा पाते हैं, डेवलप होते हैं, एक्सपर्ट बनता है, उसको मैच्योरिटी कहते हैं। ओके, जैसे खुसूसी तरबियत के बगैर जैसे खुसूसी तरबियत के बगैर ही दाखिली तौर पर अंजाम पाने वाले एक मियारी फेल को पुख्तगी कही जा सकती है। यानी किसी ट्रेनिंग के बगैर उसके अंदर छुपी हुई पैदाइशी सलाहियतें जो है उम्र के साथ साथ खुद ब खुद मियारी तौर पर तब्दील होना। ओके, इसको पुख्तगी कहा जाता है। तो पुख्तगी के भी चंद डेफिनेशंस हैं, तारीफें हैं। तो देखिए, गज़ल के मुताबिक क्या है, पुख्तगी जिनसी असरात का एक मेज़ान होती है। ओके, जिनसी असरात का एक मेज़ान होती है जो खुदकार महदूदियत से जुड़ा हुआ जिंदगी का एक मुनज़्ज़िम अमल होता है। ये जो है पुख्तगी पुख्तगी जो है जिनसी असरात का एक मेज़ान होती है, यानी ग्रुप ऑफ, ओके, जो खुदकार महदूदियत से जुड़ा हुआ जिंदगी का एक मुनज़्ज़िम अमल होता है। यानी एक लिमिटेड, खुद से एक लिमिटेड से बना हुआ
ایک مینجمنٹ کہا جاتا ہے، جیسا کہ خود بخود یعنی پیدائشی صلاحیتیں جو خود بخود معیاری طور پر یعنی ایکسپرٹ بنتا ہے اس کو پختگی کہا جاتا ہے، یعنی ڈیولپمنٹ کا ایک حصہ ہے یہ بھی. اوکے، تو کرائگ کے مطابق کیا ہے، پختگی ذہنی مدافعتی نظام یعنی جینی پوٹینشیل سے متعلق بحث کرتی ہے. اس میں متعینہ منصوبہ بند تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. اوکے، کیا ہے نشوونما جو ہے، یہاں پر ایک فارمولا دیا گیا ہے، جیسا کہ نشوونما کیا ہے، ایف یعنی فنکشن آف اکتساب یعنی لرننگ اینڈ پختگی اینڈ لرننگ، یعنی پختگی کیا ہے، خود بخود ڈیولپ ہونا یعنی عمر کے ساتھ ساتھ اپنے اندر چینجز آنا پختگی کہلاتا ہے. اینڈ لرننگ ٹریننگ جو ہے، اکتساب جو ہے، ان دونوں کا فیل یعنی فنکشن جو کیا کہلاتا ہے، نشوونما کہلاتا ہے. یعنی ٹریننگ اینڈ خود بخود ہونے والا دونوں عمل کو ہم نشوونما کہتے ہیں. اوکے، یہ رہا پختگی کے متعلق. تو آگے بڑھیں گے. تو یہاں پر دیکھیے الزبتھ ہرلاک یعنی ایک ماہرین نفسیات ہیں، انہوں نے انسانی زندگی کی مدت کو 10 مراحل میں تقسیم کیا ہے، 10 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے. جیسا کہ پہلا کیا ہے، جفتے سے پیدائش تک کا مرحلہ کیا کہلاتا ہے، ما قبل پیدائشی مرحلہ یا پیدائشی ابتدائی مرحلہ. اوکے، اور اسی طرح پیدائش تا ابتدائی 2 ہفتوں تک کا مرحلہ کیا کہلاتا ہے، نوزائیدگی کا مرحلہ. 2 ہفتوں سے 2 سال کے اختتام تک کیا کہلاتا ہے، شیر خوارگی کا مرحلہ. اوکے، 3 سال سے 5 سال کے اختتام تک ابتدائی بچپن کہلاتا ہے. اور اسی طرح 6 سال اور 10 یا 12 سال کے درمیان کیا کہلاتا ہے، ثانوی بچپن یا بعید بچپن کہلاتا ہے، لیٹر چائلڈہڈ. یہاں پر 10 یا 12 سال کیوں کہا گیا، بعض بچے جو ہے 10 سال میں ہی اس مدت کو پار کر جاتے ہیں، اور بعض بچے جو ہے 10 تا 12 سال کے درمیان پار ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر 10 تا 12 سال لکھا گیا ہے. تو 10 تا 12 سال اور 13 تا 14 سال کے درمیان کی مدت کیا کہلاتی ہے، ابتدائی بلوغت کہلاتی ہے. اور اسی طرح 15 سال اور 18 سال کے درمیان جو ہے کیا کہلاتی ہے، ثانوی بلوغت کہلاتی ہے. یہاں پر دیکھیے 18 سال اور 40 سال کے درمیان کیا کہلاتی ہے، عنفان شباب کہلاتا ہے، یعنی ایڈولسنس. یہاں پر دیکھیے کہ 40 سال تا 60 سال کے درمیان، 40 سال اور 60 سال کے درمیان کیا کہلاتا ہے، درمیانی عمر، مڈل ایج کہلاتی ہے. یہاں پر ابتدائی بلوغت اور ثانوی بلوغت کیا کہلاتی ہے، پیوبرٹی کہلاتی ہے. اوکے، یہ ایڈولسنس ہے. تو 60 سال کے بعد ضعیفی یا بڑھاپا کہلاتا ہے. یہ جو ہے ابتدائی بلوغت اور ثانوی بلوغت اور عنفان شباب جو ہے، ڈی ایڈ کے ٹیکسٹ بک، اردو میڈیم کی ٹیکسٹ بک میں ٹرانسلیشن مسٹیک ہوا ہے، جیسا کہ انگلش میڈیم کی ٹیکسٹ بک میں کریکٹ سے ہے، تو وہیں سے ریفر کر کے لکھا گیا. تو غور فرمائیے. آگے بڑھتے ہیں. ابتدائی بچپن کے دور میں بچوں سے متعلق مختلف خیالات. ابتدائی بچپن جو ہے اس کے متعلق والدین اور ماہرین نفسیات اور اسی طرح ماہرین تعلیم کے مختلف خیالات کے بارے میں جانیں گے. تو دیکھتے ہیں والدین کیا کہتے ہیں ابتدائی بچپن کے متعلق. پریشان کن عمر ہے، جیسا کہ ٹربلسم ایج، یعنی بچے جو ہے بہت سارے پریشانیاں اس عمر میں، اس مرحلے میں پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی لڑائی جھگڑوں میں بہت سارا وقت گزارتے ہیں. اور اسی طرح یا کچھ ٹربل آتا ہے، یعنی بچے کو بہت نازک سے دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر چلایا جائے، اللہ جائے، ڈانٹا جائے تو بچے کی ڈیولپمنٹ میں اس کا اثر پڑتا ہے. اوکے، تو کھلونوں سے کھیلنے کی عمر یعنی ٹوائ ایج، کھیلنے کی عمر ہے. اور اسی طرح ماہرین نفسیات کیا کہتے ہیں، ابتدائی گروہی عمر یعنی پری گینگ ایج، بچے اس مرحلے میں گینگ بنانا شروع کرتے ہیں. اور اسی طرح تحقیقاتی عمر ایکسپلوریٹری ایج،
यानी रिसर्च करते हैं। उसी तरह सवाली उम्र, ज़्यादा तौर पर क्वेश्चंस करते हैं। तकलीदी उम्र यानी इमिटेटिव एज, किसी को देखते हैं, अगर उस चीज़ बच्चे को पसंद आ गई तो उसको इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि फिल्म्स सिनेमा देखते हैं, उसमें अगर हीरो का कैरेक्टर पसंद आ गया तो उस हीरो की तरह कटिंग कराना, उस हीरो की तरह चलना, उस हीरो की तरह बात करना, ये सब जो है अपना लेते हैं। इसी को तकलीद कहा जाता है, इमिटेशन। और इसी तरह तख्लीकी उम्र यानी क्रिएटिव एज, यानी इनका दिमाग यहाँ पर चुस्त तौर पर काम करता है, ये खुद से कुछ करना चाहते हैं। ये जो है माहिरीन नफ्सियात के मुताल्लिक़। और इसी तरह माहिरीन तालीम ने क्या कहा, इब्तिदाई तेहतानवी तालीमी उम्र, इब्तिदाई तेहतानवी तालीमी उम्र यानी प्री प्राइमरी स्कूल एज। ओके, ये रहा इब्तिदाई बचपन के दौर में मुख्तलिफ ख्यालात। तो सानवी बचपन यानी लेटर चाइल्डहुड जो है के दौर में बच्चों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ ख्यालात क्या हैं, जिस उसी तरह वालिदैन, माहिरीन नफ्सियात और माहिरीन तालीम के ख्यालात क्या हैं जानेंगे। कि वालिदैन क्या कहते हैं, परेशान कुन रहे, ट्रबलसम एज है। जैसा कि इब्तिदाई बचपन जो है ट्रबलसम एज है, और बचपन सानवी बचपन जो है ये भी ट्रबलसम एज है। जैसा हम कह सकते हैं बचपन ही ट्रबलसम एज है। ओके, सुस्ती और काहली की उम्र यानी स्लॉपी एज, अगर कुछ काम हम बच्चों को बोलें तो सानवी बचपन यानी लेटर चाइल्डहुड में बच्चे बहुत सुस्त से करते हैं। और इसी तरह झगड़ालू उम्र यानी ज़्यादा तौर पर झगड़ों में इनका वक्त गुजारते हैं। और इसी तरह माहिरीन नफ्सियात ने क्या कहा कि ग्रूही उम्र यानी इब्तिदाई बचपन में बच्चे ग्रूह बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सानवी बचपन में उनके ग्रूह बन चुके होते हैं, यानी ग्रूह को मेंटेन करते हैं यहाँ पे। ओके, और इसी तरह मुताबिकती उम्र एज ऑफ कन्फर्मिटी। ओके, यानी हर चीज़ से, हर सिचुएशन से यहाँ पर मुताबिकत पाते हैं। और इसी तरह तख्लीकी उम्र, मुताबिकती उम्र यहाँ पर एडजस्ट होते हैं, एंड उसी तरह जो भी चीज़ उनको नजर आती है वो हकीकत में है, उसका कॉन्सेप्ट उनके अंदर बैठता है, उसको एज ऑफ कन्फर्मिटी कहते हैं। ओके, तख्लीकी उम्र यानी क्रिएटिव एज, यहाँ पर जैसा कि इब्तिदाई बचपन में भी बच्चे क्रिएटिव थे, यहाँ पर भी बच्चे क्रिएटिव होते हैं, रहते हैं। ओके, खेल कूद की उम्र, जैसा कि इब्तिदाई बचपन में बच्चे टॉय से यानी खिलौनों से खेलते थे, सानवी बचपन में बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। और इसी तरह माहिरीन तालीम के ख्यालात क्या हैं, माहिरीन तालीम के ख्यालात जो है तेहतानवी मदरसे की उम्र, प्राइमरी स्कूल एज, जैसा कि इब्तिदाई बचपन प्री प्राइमरी स्कूल एज थी, सानवी बचपन जो है प्राइमरी स्कूल एज है। और इसी तरह मुश्किल तरीन उम्र क्रिटिकल एज है, यहाँ पर बच्चों को जो भी तालीम देते हैं वो उनके फ्यूचर पर उसका असर पड़ता है, इसलिए मुअल्लिम जो है, टीचर को चाहिए बच्चों की तरबियत अच्छी तरह, अच्छी ढंग से करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये बहुत अच्छी टॉपिक है, मेन टॉपिक है, इसमें से जो है टेट एंड डीएससी में कंपलसरी क्वेश्चंस रहेंगे। जैसा कि नशोनुमा के उसूल यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, तो चलिए जानेंगे। पहला जो है नशोनुमा एक मुसलसल अमल होता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नशोनुमा क्या है, एक मुसलसल अमल है। कैसे, जैसा कि देखेंगे नशोनुमा मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। ये एक खुर्दबीन नुतफे से शुरू होकर इंसानी जिंदगी के साथ साथ मुख्तलिफ तब्दीलियों को अपनाते हुए जारी रहने वाला एक मुसलसल अमल है। जैसा कि बच्चा जब अपने माँ के रहम में नुतफे से शुरू होकर इंसानी जिंदगी यानी वो बड़ा होता है, और इसी तरह कुछ बनता है, यानी तालीम हासिल करता है, और इसी तरह कुछ जॉब करता है, और इसी तरह पैसे कमाता है, एंड उसका बुढ़ापा आता है, एंड वफात पाके इस दुनिया से चला जाता है। जब माँ के रहम से लेकर जो वो खबर में जाता है, तब तक का जो भी जितनी भी उम्र जो भी आमाल चलते हैं वो सब जो है नशोनुमा कहलाता है। इसीलिए यहाँ पर नशोनुमा एक मुसलसल अमल कहा गया। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है नशोनुमा मेयारी और मज़दक़ा नमूने को अपनाती है, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न।
जैसा कि एक ही नस्ल से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ जानदारों की नशोनुमा की रफ्तार में फर्क पाया जाता है। एक ही नस्ल से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ जानदारों की नशोनुमा की रफ्तार में यानी स्पीड में फर्क पाया जाता है, फिर भी ये तमाम जानदारों में एकसा मुज़द्दक़ा नमूने के तौर पर जारी रहते हैं, यानी एक ही पैटर्न को अपनाते हैं। जैसा कि एक बच्चा पहले प्यार और मोहब्बत भरे लफ्ज़ों को शुरू करता है, बात करना शुरू करता है, छोटे छोटे अल्फाज यानी तोतले बातें करता है और छोटे छोटे अल्फाज बोलना शुरू करता है, उसके बाद जुमले बोलना शुरू करता है, उसके बाद उसकी ज़ुबान इतनी मेयारी तौर पर डेवलप होती है कि वो बयानात और स्पीचेस एंड सेमिनार्स देना शुरू कर देता है। समझ में आ गया? इस तरह उसकी जुबान पहले छोटे छोटे लफ्जों से शुरू होकर बाद में एक बड़ा एक्सपर्ट, जुबान में एक्सपर्ट बना। इसी तरह ना सिर्फ उस बच्चे के अंदर बल्कि तमाम जानदारों नहीं बल्कि इंसानों में, तमाम इंसानों में इसी तरह लिसानी नशोनुमा होती है। इसी को एक पैटर्न कहते हैं, यानी छोटे लफ्जों से शुरू होकर एक एक्सपर्ट बनना। हर शख्स में भी इसी तरह चलता है। इसी को हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न कहते हैं। एक पैटर्न है, फर्स्ट अल्फाज, बाद में जुमले, और उसी तरह बाद में पैराग्राफ्स एंड पेजेस, एंड उसी तरह नोटबुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स, उस तरह छोटे से बड़ा 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 होते हुए बहुत बड़ा बनना, एक पैटर्न होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसा कि तीसरा क्या है, इर्तिका और नशोनुमा तमाम मरहलों में एकसा नहीं होते। जैसा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल स्टेजेस, ये जो है तमाम मरहलों में एकसा नहीं होते। किस तरह, ये देखते हैं। हालांकि नशोनुमा एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है, फिर भी बचपन में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों से मुआजना किया जाए तो शीरख्वार बच्चे में नशोनुमा बहुत तेज होती है। यानी जो हम 10 स्टेजेस यानी एलिज़ाबेथ हर्लाक के 10 स्टेजेस पढ़े हैं, जाने हैं, उनमें हर मरहले में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का स्पीड एक सा नहीं होता। जैसा कि शीरख्वार बच्चा बहुत जल्द ग्रोथ होता है, डेवलप होता है, तो उसके बाद जब वो बचपन में जाता है तो उसका डेवलप एंड ग्रोथ जो है थोड़ा धीमा पड़ता है, रुक जाता है। यह रहा इसके ताल्लुक से। तो हम आगे बढ़ते हैं। वैसे चारवां जो है, नशोनुमा में इनफरादी तफरुकात होते हैं। जैसा कि डेवलपमेंट इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस। ये किस तरह होता है, नशोनुमा हर किसी में एकसा रफ्तार और एकसा मेयार से जारी नहीं रहता, यानी हर शख्स में एक ही किस्म का नशोनुमा नहीं आता। मसलन एक शीरख्वार बच्चा 5 महीनों की उम्र में रेंगना शुरू करता है, तो दूसरा शीरख्वार बच्चा जो है 6ठे महीने में या 7वें महीने में 1 साल के बाद रेंगना शुरू करता है। ये जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है। डेवलपमेंट इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस। ओके, तो पांचवा क्या है, नशोनुमा का अमल मुनासिब रुख में जारी रहता है, यानी डेवलपमेंट फॉलोस ए डिफिनाइट डायरेक्शन। ये किस तरह, यहां पर देखिए कि ये थोड़ा क्लियर कर देंगे। ओके, तो यहां पर देखिए ये डायरेक्शन जो है 2 तरह का होता है, एक सेफेलोकॉर्डल, दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल यानी सरता पैर का उसूल। शीरख्वार पहले अपने सर पर काबू पाता है, उसके बाद कमर पर काबू पाता है और बैठने लगता है। यानी सर पे काबू पाना मतलब गर्दन खड़ी करता है, उसके बाद कमर पर काबू पाता है यानी बैठने लगता है, और इसी तरह उसके बाद पैरों पर काबू पाकर चलना शुरू करता है। यह जो है सरता पैर का उसूल। उसके बाद प्रॉक्सिमो डिजिटल जो है दरमियान से बाजू की तरफ। ये क्या है, शीरख्वार पहले अपने कांधों यानी ये बॉडी के सेंटर से स्टार्ट होता है, जैसा कि पहले अपने कांधों के उजलात पर काबू पाता है, अपने कांधों के उजलात पर काबू पाता है, उसके बाद हाथ के उजलात पर, और इसी तरह अपनी उंगलियों के उजलात पर काबू पाता है। ये जो है जिस्म के दरमियान से शुरू होकर अपने बाजुओं
बाजू की तरफ जाता है, ओके, साइड्स में। ये जो है प्रॉक्सिमो डिजिटल कहा जाता है इसको। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। तो छठा जो है, नशोनुमा का अमल बाहमी इन्हिसार पर होता है, यानी डेवलपमेंट, डिफरेंट डेवलपमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट। बाहमी इन्हिसार होता है यानी एक पर एक डिपेंडेंट होते हैं। ये किस तरह? जैसा कि जिस्मानी, जहनी, समाजी, अखलाकी, जज्बाती नशोनुमा जो है आपस में एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं। ये किस तरह? जैसा कि जिस्मानी कमजोर बच्चा यकीनन मानो कि जहनी तौर पर भी कमजोर होता है, यानी ये हर बार यही होना, ये जो है यानी यही करेक्ट नहीं। जैसा कि जिस्मानी कमजोर बच्चे भी बहुत सारे क्रिएटिव माइंडेड हैं एंड जीनियसेस हैं। हम ये नहीं कहते कि 100% श्योर है, बल्कि नशोनुमा इसको फॉलो करती है। जैसा कि जिस्मानी तौर पर कमजोर बच्चा, मानो, जैसा कि ये मानो कि अगर किसी बच्चे को, किसी शख्स को उंगली को मार लग गया, ओके, उंगली पर चोट लग गई, तो वो क्या होता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है एंड पढ़ने में उसको इंटरेस्ट नहीं आता। ओके, बाज बच्चे पढ़ते हैं, बाज बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। ये जो है नशोनुमा का एक रूल है, एक उसूल है, प्रिंसिपल है। जैसा कि जिस्मानी तौर पर कमजोर रहे तो वो जहनी तौर पर भी कमजोर रहेगा और समाजी पार्टिसिपेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और इसी तरह अखलाकी तौर पर यानी उसके मॉरल जो है वो भी कमजोर रहेंगे, पसमानदा रहेंगे। उसी तरह जज्बाती इमोशंस में भी कमजोर रहेगा। तो क्या जिस्मानी तौर पर कमजोर बच्चा ही इन सब में कमजोर रहता है? नहीं, यानी ये जो है इंटरलेशन है, एक पर एक डिपेंडेंट है। जैसा कि अखलाकी तौर पर कमजोर बच्चा समाज में अपने जुबान को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, अपने जज्बात का इजहार ठीक तरीके से कर नहीं सकता। यह जो है इस तरह नशोनुमा, एक नशोनुमा दूसरे नशोनुमा पर डिपेंडेंट रहता है। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। सातवां क्या है? नशोनुमा एक बाहमी अमल है, यानी डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन। बाहमी अमल होता है। ये किस तरह देखेंगे? किसी भी मरहले में फर्द की नशोनुमा उसकी तवारिसी सलाहियतों और माहौल के बाहमी रद्द अमल से होती है। यानी किसी भी मरहले में फर्द की नशोनुमा जो है उसकी तवारिसी सलाहियतों और माहौल के बाहमी रद्द अमल से होती है, और उसकी बुनियाद पर शख्सियत की तश्कील अमल में आती है। यानी फर्द की नशोनुमा जो है अपनी हेरिडिटी यानी तवारिसी तौर पर आने वाले, यानी पैदाइशी तौर पर अपने सलाहियतें जो हैं, उन सलाहियतें और माहौल, इन्वायरमेंट एंड तवारिसी सलाहियतों के दरमियान जो भी रिएक्शन चलता है, रद्दअमल चलता है, उसकी बुनियाद पर उसकी शख्सियत तश्कील पाती है। यह रहा इस उसूल के बारे में। तो आगे बढ़ेंगे कि आठवां क्या है? नशोनुमा की पेशन गोई, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। ये देखें कि बच्चे की मौजूदा नशोनुमा की रफ्तार को मद्देनजर रखते हुए पेशन गोई की जा सकती है कि उसी रफ्तार से नशोनुमा पाते हुए बच्चा किस हद तक तरक्की कर सकता है। इस तरह मानो कि अगर बच्चा, शीरख्वार बच्चा जो है 3 माह में 10 इंच लंबा हो गया, 10 इंच लंबा हो गया, यानी कद में बड़ा हो गया, तो इसी तरह हम उसकी पेशन गोई यानी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कि अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा अगर 1 साल का हुआ या 2 साल का हुआ तो इसके कद में इतनी लंबाई हो सकती है। ये जो है प्रेडिक्शन कहलाता है, पेशन गोई कहलाती है। नशोनुमा में ये भी उसूल है। ओके, और ना सिर्फ कद में, बल्कि अगर बच्चा, शिरख्वार बच्चा चाहे या बचपन का बच्चा कहे, यानी इब्तदाई बचपन का बच्चा जो है जुमले जुमले अदा करता है, तो बहुत अच्छे तौर पर अदा करता है, तो हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं ये बड़ा होकर सेमिनार्स कंडक्ट करेगा एंड एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट, लिसानी तौर पर बहुत बड़ा एक्सपर्ट बनेगा। इसको पेशन गोई कहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ के देखते हैं। अगला उसूल जो है, नशोनुमा इज्तिमाई होती है। ओके, डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव, यानी मजमूई तौर पर होता है। एक इस तरह यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा आड़ा है, इसको क्लियर कर लेंगे।
ओके, तो यहाँ पर देखिए, कभी कभी बच्चे की बालिदगी में अचानक तब्दीलियों को हम महसूस कर सकते हैं। जैसा कि एक छोटा बच्चा जो है, छोटा था, अचानक अल्फाज यानी छोटे छोटे बातें बोलना शुरू कर देता है, जैसे कि मम्मा पापा इस तरह बोलना शुरू कर देता है। मगर वो अचानक से होने वाला अमल नहीं है, बल्कि बच्चों में दाखिली तौर पर होने वाले मुख्तलिफ तब्दीलियों का नतीजा है। यानी बच्चा अचानक से नहीं बोल सकता, बल्कि बहुत सारे गौर व फिक्र सुनने के बाद उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उसके बाद उसके जरिए अचानक वो अल्फाज निकल आते हैं। यानी इसी को मजमूई तौर पर यानी नशोनुमा मजमूई होती है। जैसा कि दाखिली तौर पर मुख्तलिफ तब्दीलियां होते हैं, यानी उसके अखलाकी तौर पर होते हैं, जिस्मानी तौर पर होते हैं, एंड समाजी तौर पर भी होते हैं। जैसा कि माँ को पहचानने वाला बच्चा दूसरों को देखता है तो रोने लगता है, ये क्या है? ये भी नशोनुमा ही है। उसी तरह यानी हमारे अंदर होने वाली हर तब्दीली जो है पिछले तजुर्बात का नतीजा होती है। यानी जब बच्चा बोलने लगता है तो ये तब्दीली, यानी बोल नहीं सकता पहले, उसके बाद बोलने लगता है, ये तब्दीली जो है आई है, ये उसके पिछले तजुर्बात का, एक्सपीरियंसेस का नतीजा है। यानी हम जो बाजू में बोलते हैं, बच्चा उसको सुनता है, पहले एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद बोलने लगता है। ये रहा नशोनुमा इज्तिमाई होती है, यानी क्यूमुलेटिव इज्तिमाई तौर पर नशोनुमा होती है। ओके, तो अगला रहा, नशोनुमा आम से खास की तरफ बढ़ती है, यानी डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये किस तरह होती है? देखते हैं कि बच्चा जब किसी शय को पकड़ने की कोशिश करता है तो पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, उसके बाद उंगलियों का इस्तेमाल करता है। तो जब वो उंगलियों पर काबू पा लेता है तो फिर क्या करता है, बारीक काम जैसे पेंसिल को पकड़ना, पेपर को फाड़ना, और जो सुई होती है सीने वाली, कपड़ों को सीने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है सुई, उसको भी पकड़ने के काबिल हो जाता है अपनी उंगलियों से। इस तरह पहले बच्चा जो है अपने हाथ का इस्तेमाल करता है पकड़ने के लिए, ये आम चीज है हाथ। उसके बाद हाथ के बाद उंगलियों पर काबू पाता है। ये रहा नशोनुमा आम से खास की तरफ बढ़ती है। हम ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, ये कंपलसरी इसमें से क्वेश्चन रहेगा, गौर से सुनिए। एंड जो है मैं क्लियर से समझा दिया हूँ। एंड ये जो है, जो नशोनुमा एक मुसलसल अमल होता है, नशोनुमा एक मियारी और मुस्तक़ा नमूने को अपना दी है, पैटर्न को। ये जो है हम हेडिंग से पढ़ते हैं तो उसी से हमको पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या होने वाला है और क्या होता है। ओके, बहुत ईजी है। तो आगे बढ़ेंगे कि नशोनुमा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं। तो मेनली दो हैं, जैसा कि तवारिस हेरिडिटी एंड दूसरा माहौल। पहले हम जानते हैं तवारिस के बारे में। तवारिस यानी हेरिडिटी क्या है? पैदाइश से ही पैदाइश से ही इंसान अपने वालिदैन से विरासत में चंद खुसूसी आदात व अतवार लिए पैदा होता है। ऐसी फितरी और जिबलियाती खुसूसियात को हम क्या कहते हैं? तवारिस कहा जाता है, हेरिडिटी कहा जाता है। जैसा कि बच्चा जब पैदा होता है चंद मखसूस सलाहियतें लेकर पैदा होता है। इस तरह नहीं कि मखसूस सलाहियतें लेकर पैदा होता है, जैसा कि उसके अब्बा इस तरह थे, वो भी इस तरह बना, उसके दादवा इस तरह थे, ये भी इस तरह बना। इस तरह तो वारिसी तौर पर, विरासती तौर पर, यानी अगर अब्बा चालाक हैं तो बच्चा भी चालाक रहेगा, ये हेरिडिटी कहलाती है। ओके, ये रहा। यानी यहाँ पर देखिए, आबा व अजदाद से मुंतकिल होने वाली जिंदगी से भरपूर जहनी और नफ्सियाती खसूसियात को मोरूसी खसूसियात कहते हैं। यानी आबा व अजदाद यानी नस्ली तौर पर, नस्ल से मुंतकिल होने वाली जिंदगी से भरपूर जहनी और नफ्सियाती खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल एंड मेंटली तौर पर, ये जो है ये क्या कहलाते हैं? मोरसी खसूसियात कहलाते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ओके, फीचर्स। तो हम देखते हैं, तवारिस हम जान चुके हैं। जैसा कि तवारिस पर अपने ख्यालात पेश करने वाले माहिरीन नफ्सियात कौन हैं? इसमें सर फ्रांसिस गाल्टन, गोडार्ड, फ्रीमन, पियर्सन, आल्पोर्ट, ये पांचों ने अपने ख्यालात को पेश किया है। जैसा कि इन पांचों ही नहीं बल्कि बहुत सारे माहिर नफ्सियात हैं, ये जो है इन पांचों का नाम बहुत अहम है, इन्हीं के ऊपर हमको सवालात होंगे। ओके, हमारे सिलेबस में भी इन्हीं का नाम जिक्र किया गया है।
جیسا کہ سر فرانسس گالٹن اپنی کتاب ہیریڈیٹری جینیس میں اس بات پر زور دیتا ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سر فرانسس گالٹن کی کتاب جو ہے ہیریڈیٹری جینیس ہے. یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ہیریڈیٹری جینیس کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یا ایسا بھی پوچھ سکتا ہے کہ سر فرانسس گالٹن کی کتاب کون سی ہے. اوکے، اس کتاب میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ اعلیٰ ذہین والدین کو اعلیٰ ذہین اولاد تولید ہونے کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے. جیسا کہ ماں باپ اگر ذہین ہوں تو ان کے بچے، ان کے اولاد جو ہیں یقیناً ذہین ہی پیدا ہوں گے انشاءاللہ. اوکے، تو یہ کیسے دیکھتے ہیں. اس کا تجربہ جو ہے برطانیہ میں تجربہ کیا انہوں نے، جیسا کہ اہم اور امیر افراد کے خاندان اور اسی طرح غریب افراد کے خاندانوں پر تجربہ کیا. جو ہے اہم اور امیر خاندانوں یعنی کتنے خاندانوں پر تجربہ کیا؟ 997. اور اسی طرح غریب افراد کے خاندانوں کی تعداد 997. تو ذہین بچوں کی پیداوار جو ہے امیر اور اہم یعنی یہ ذہین لوگ ہیں، ان کے اولاد جو ہے 535 بچے جو ہے ذہین پیدا ہوئے. اور اسی طرح غریب افراد میں صرف اور صرف 5 افراد جو ہے 5 بچے جو ہے ذہین پیدا ہوئے. اس طرح ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ ذہین والدین کو اعلیٰ ذہین اولاد ہی تولید ہوتے ہیں. یہ جو ہے توارث، یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شخصیت پر توارث کا کتنا اثر ہوتا ہے. اوکے، نشو نما پر. تو ہم آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں پیئرسن. دوسرا رہا پیئرسن. پیئرسن کیا کہتے ہیں کہ آباء و اجداد اور والدین کی جسمانی ساخت اور خصوصیات ہی نہیں بلکہ ذہنی خصوصیات بھی موروثی طور پر منتقل ہوتی ہیں. یعنی والدین کی شکل و صورت ہی نہیں بلکہ ان کے ذہنی خصوصیات بھی جو ہے نسلی طور پر منتقل ہوتے ہیں. جیسا کہ انہوں نے ہومینی نامی خاندان کی تحقیق کی جس میں کمزور ذہن والی ماں اور اپاہج کند ذہن باپ کے 7 اولاد تھے. 7 اولادوں میں 5 بچے کند ذہن اور اسی طرح 2 غلط کردار والے نکلے. یہ رہا، یعنی ماں باپ جو ہے کمزور تھے یہاں پہ، اس لیے ان کے اولاد جو ہے کند ذہن اور غلط کردار کے نکلے. یہ ہیریڈیٹری کی امپورٹنس دینے کے لیے ان کا ایک تحقیق یعنی ریسرچ تھا. اور اسی طرح ڈگڈیل جو ہے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کیا کہ 709 افراد پر تحقیق کے ذریعے معلوم کیا کہ ان میں اکثر افراد مجرم، قانون کی خلاف ورزی کرنے والے، چور، سارق، طوائف اور جنسی امراض کے شکار افراد تھے. یعنی زیادہ طور پر اس طرح کے افراد یعنی توارثی طور پر پیدا ہوتے ہیں. جیسا کہ ان کے والدین جو ہے مجرم تھے، ان کے بچے بھی مجرم ہی پیدا ہوئے اس طرح. اوکے، یہ رہا ڈگڈیل کا ریسرچ. تو ہم اگلا جانیں گے گوڈارڈ. گوڈارڈ نے کلیکاک نامی ایک فوجی کے خاندان کا مشاہدہ کیا. اس شخص یعنی فوجی جو ہے کلیکاک جو خاندان ہے اس میں ایک فوجی ہے. اس فوجی کے 2 بیویاں تھیں. پہلی بیوی کند ذہن تھی جس کی نسل سے پیدا ہونے والے تقریباً 480 افراد میں زیادہ تر کند ذہن، جنسی انحراف یعنی سیکسول ڈیوینٹ اور اسی طرح شرابی، مجرم، طوائف وغیرہ شامل تھے. اوکے، یہ جو ہے کند ذہن بیوی کے نسل سے پیدا ہونے والے افراد. اور اسی طرح دوسری بیوی ذہین و چالاک جس کی نسل سے پیدا ہونے والے تقریباً 496 افراد جو ہے اکثر ذہین و چالاک اور اسی طرح وکیل، ڈاکٹر، اساتذہ اور مذہبی رہنما شامل تھے. یہ جو ہے دوسری بیوی جو چالاک تھیں ان کے نسل سے پیدا ہونے والے افراد. اس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہیریڈیٹری یعنی توارث جو ہے نشو نما پر کتنا اثر لگا سکتا ہے. تو آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں. اگلا رہا فریمن. فریمن نے کیا کیا، جڑواں بچوں اور بھائیوں اور وارثوں پر تحقیقات انجام دے کر نتیجہ اخذ کیا کہ یعنی جڑواں بچوں پر
اپنا تجربہ کیا فریمن نے کہ تواریس اور ذہانت میں ایک قسم کا باہمی ارتباط خاص کر جڑواں بچوں میں زیادہ نظر آتا ہے. انہوں نے جڑواں بچوں پر ہی صرف تجربہ کیا اور یہ معلوم کیا کہ تواریس اور ذہانت میں ایک قسم کا باہمی ارتباط خاص کر جڑواں بچوں میں زیادہ نظر آتا ہے. اوکے تو ہم اگلا رہا آلپورٹ. انہوں نے کیا کیا کہ انسان کے سکھ دکھ، غم و اندو اینڈ انسانوں کے مابین پائے جانے والے تفرقات پر ماحول کا کچھ اثر نہیں ہوتا، بلکہ موروثیت اینڈ جینیٹک اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. یعنی انسان کے ایموشنز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ایموشنل ڈیولپمنٹ کے بارے میں. اس پر ماحول کا کچھ اثر نہیں ہوتا، بلکہ توارثی طور پر ہونے والا عمل ہی زیادہ طور پر اثر ہوتا ہے. یہ کس طرح؟ اگر ماں زیادہ طور پر رونے والی رہی تو بچی یعنی ان کی اولاد جو ہے، بچی ہو یا بچہ، کچھ کام یعنی کچھ پانے کے لیے وہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے. اگر وہ ناکام ہوا تو وہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے. یہ رہا توارثی طور پر منتقل ہونے والا عمل. اوکے جیسے مشہور کرکٹ کھلاڑی. اوکے اب میں جو ایگزامپل کہا وہ بھی ایک ایگزامپل ہے. اسی طرح یہاں پر دیکھیے، جیسے مشہور کرکٹ کھلاڑی لالا امرناتھ کے دونوں فرزندے سریندر امرناتھ اینڈ مہیندر امرناتھ جو ہے، انہوں نے بھی کرکٹ کے کھلاڑی بنے. اوکے اس طرح یہاں پر ہمارے ٹیکسٹ بک میں بہت سارے ایگزامپلس ہیں. اس میں ایگزامپلس نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ آلپورٹ کا یہ جو نظریہ ہے، انہوں نے جو قول بتایا گیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اوکے تو ہم آگے بڑھیں گے. نشوونما پر اثر انداز ہونے والے عوامل جو ہے دو تھے، جیسا کہ توارث اینڈ ماحول. اس میں ہم نے کس پر ڈسکس کیا؟ توارث کو ڈسکس کر چکے ہیں. تو ہم اگلا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ ماحول، انوائرمنٹ. تو چلیے دیکھتے ہیں ماحول کیا ہوتا ہے. انوائرمنٹ ان کا خیال ہے کہ انسانی نشوونما پر توارثی اثرات سے کہیں زیادہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. یعنی توارثی طور پر جو بھی نشوونما توارثی طور پر جو بھی منتقل ہو کر افراد یعنی بچوں کو آتے ہیں ان سے کہیں زیادہ یعنی ان سے بھی زیادہ ماحول کا اثر ان پر ہوتا ہے. یہ ان کا ماننا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ماحول پر اپنے خیالات پیش کرنے والے ماہرین نفسیات کون ہیں؟ جیسا کہ ڈبلیو سی بیگلے، گارڈن اینڈ فریمن، واٹسن. اوکے انہوں نے کیا کہا؟ جیسا کہ جے بی واٹسن. فرسٹ ہم جے بی واٹسن کو دیکھتے ہیں. جے بی واٹسن شخصیت کی نشوونما پر ماحول کے اثرات کا سب سے بڑا حامی کون ہے؟ جے بی واٹسن ہی ہے. ان کا نام سرپیش ہے. اوکے یاد رکھ لیجئے، اگر ماحول کے بارے میں کچھ نام آتا ہے تو فرسٹ جے بی واٹسن کا ہی آتا ہے. اوکے اس کو کرداریت پسند یعنی بیہیویئرسٹ بھی کہا جاتا ہے. ان کا ایک مشہور قول کیا ہے؟ دیکھیے کہ give me a dozen healthy individual irrespective of their traits. I will make them doctors, engineers, teachers, clerkmen, and still if you need, I will make them dacoits and thieves. Okay. انہوں نے کیا کہا؟ مجھے ایک درجن صحت مند انفرادی طور پر انفرادی یعنی ایک نسل سے دوسرے نسل الگ رہنا. یہاں پر انفرادی irrespective of their traits نسلی طور پر الگ رہنا. اس طرح کے بچے مجھے دیجئے، میں ان کو ڈاکٹرز، انجینئرز، اساتذہ اور کلرک مین بناؤں گا. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان کو ڈیکوائٹس یعنی چور، مجرم بھی بنا سکتا ہوں. اوکے یہ جو ہے ان کا مشہور قول ہے. اس پر بھی سوالات ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ قول دے کر یہ کس کے ذریعے بتایا گیا قول ہے. اس طرح سوال پوچھا جائے گا جب ہم بلا جھجک جے بی واٹسن کو ہی چوز کریں گے. اوکے تو آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں ڈبلیو سی بیگلے. انہوں نے کیا کیا؟ اپنی تصنیف کردہ کتاب، ڈبلیو سی بیگلے کی کتاب کون سی ہے؟ ایجوکیشنل ڈٹرمنزم ہے. اوکے اس کتاب میں انہوں نے بتایا کہ فرد کی نشوونما کا انحصار اس کی تعلیم و تربیت، فرد کی نشوونما کا انحصار جو ہے اس کی تعلیم و تربیت، مدرسے کی سہولت اینڈ
مدرسے کے ماحول پر ہوتا ہے. شخصیت کی نشوونما اور مدرسے کے مابین ایک خوشگوار رشتہ ہوتا ہے. یعنی یہاں پر ڈبلیو سی بیگلے نے کیا کہا کہ فرد کی نشوونما جو ہے ماحول سے زیادہ طور پر اثر انداز ہوتی ہے. یعنی جب بچہ پڑھنے جاتا ہے، تعلیم یا ٹریننگ لیتا ہے، تو اس کا مدرسے کا ماحول جو ہے اس کو تعلیم حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے. یہ جو ہے ڈبلیو سی بیگلے کا کہنا ہے. یہ جو ہے ماحول کے امپورٹنس کو بتاتے ہیں. اور اسی طرح فریمن، جیسا کہ توارث میں بھی ایک فریمن تھا اینڈ یہاں پر بھی ایک فریمن ہے. اب کنفیوز مت ہوئیے، اوکے. ان کا جو ہے نام الگ ہے، فریمن ہی ہے دونوں بھی، مطلب اشخاص الگ ہیں، دونوں الگ ہیں، اوکے. یہ فریمن کیا کہا کہ انہوں نے جڑواں بچے ملریڈ اور روت پر تحقیق کیا اور پتہ چلایا کہ مختلف ماحول میں تربیت پانے والے دونوں بچوں کے ذہانتی سطح میں بھی فرق پایا گیا ہے. یعنی یہ دونوں ملریڈ اینڈ روت جو ہے جڑواں بچے تھے، یہ دو طرح کے ماحول میں تربیت پائے. یعنی روت ایک الگ ماحول میں اور ملریڈ جو ہے ایک الگ ماحول میں. وہاں پر فریمن نے کیا کہا، جڑواں بچوں میں خاص کر ایک طرح کے نشوونما پایا جاتا ہے. یہاں پر اس فریمن نے یہ ثابت کیا کہ ماحول الگ ہونے پر جڑواں بچوں میں بھی نشوونما الگ ہوتی ہے. ذہانتی طور پر ان کا نشوونما میں فرق پایا جاتا ہے. اوکے، تو آگے دیکھتے ہیں. گارڈن نے کیا کہا، ناؤ چلانے والے 82 اینڈ جپسی فرقے سے تعلق رکھنے والے 76 بچوں پر تحقیق کی انہوں نے. اوکے، یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ بچے بچپن میں بہت ذہین تھے. اوکے، لیکن جوں ان کی عمر بڑھتی گئی، یہ مدرسے کے ماحول سے دور ہوتے چلے گئے اور ان کی ذہنی صلاحیتیں کمزور ہوتی گئیں اور ان کی نشوونما میں ماند پڑتی گئی. اوکے، انہوں نے کیا کہا کہ ناؤ چلانے والے 80 بچے اور جپسی فرقے سے تعلق رکھنے والے 70 بچے پر انہوں نے تجربہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ بچے پہلے ذہین تھے، بہت ذہین تھے. جیسے وہ عمر جب بڑھتی تھی ان کی، وہ جو ہے مدرسے سے دور ہوتے گئے تو ان کی نشوونما یعنی ذہنی صلاحیتیں کمزور پڑتی گئی. اس طرح انہوں نے ثابت کیا. یہ رہا ماحول کا اثر کے مطابق ماہرین نفسیات کے خیالات. تو اور کیا ہے، روم سے یعنی ایک کنٹری یعنی ایک ملک جو ہے روم ہے سے تعلق رکھنے والے رومولس اینڈ ریمس کی تربیت بھیڑیوں کے درمیان ہوتی تھی، اس لیے ان کا چال و چلن جو ہے غذائی عادات اور غذا کا حصول بھیڑیوں کی جیسا تھا. یہ ریمس اینڈ رومولس جو ہے بھیڑیوں کے درمیان پلے تھے، اس لیے ان کا چال و چلن غذائی عادات جو ہے بھیڑیاں جیسے ہی تھی. اس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ ماحول کا اثر فرد کے نشوونما پر کس طرح ہوتا ہے. اور اسی طرح 1920 میں بنگال کے جنگلات میں بھیڑیوں کے درمیان پلنے والے جڑواں بہنیں جو ہے آملہ اینڈ کملا، دونوں کے رویوں اینڈ رجحانات بھیڑیوں کے مماثل تھے. اوکے، یہ رہا ماحول کے متعلق. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کیا جانیں گے، یہاں پر ہم ڈیولپمنٹ آف چائلڈ کے بارے میں مکمل جان چکے ہیں. اینڈ جیسا کہ چھوٹے ہوئے ٹاپکس جو ہیں مختلف قسم کی نشوونما یعنی ڈفرینٹ ڈومائنس آف ڈیولپمنٹ، جیسا کہ ایموشنل ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ، اسی طرح کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، یہ جو ہے اس طرح کے بہت سارے ہیں. ان سب کے بارے میں نیکسٹ کلاس میں جانیں گے. اور اسی طرح ماہرین نفسیات کے ذریعے نشوونما کے مختلف نظریات، یہ بھی جو ہے ہم نیکسٹ کلاس میں جانیں گے. تو امید کرتا ہوں یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر کلاس پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے، شیئر ضرور کیجیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.